नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। कई सारे वीडियोस इस सीरीज में हो चुके हैं। जो ये प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसको ओपन करेंगे तो पिछले वीडियोस इसमें एडेड हैं, आप उनको भी फॉलो कीजिएगा। काफी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए पिछले वर्षों में छात्रों को इससे काफी लाभ मिला है, आगे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फॉलो कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रश्न होते हैं यहाँ पे। इसको देखेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा गया है वो कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया, है ना। तो जो है ये आमेर के क्षेत्र में शक्तिशाली एक राजपूत राजा थे, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इनका टाइम पीरियड हम देखेंगे तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, है ना, इनके टाइम पीरियड तक इनका शासनकाल रहा। और मुगलों के प्रति मतलब ये अपनी वफादारी और कह सकते हैं रणनीतिक क्षमताओं का योगदान इन्होंने दिया था, ठीक। जय सिंह प्रथम के नाम से भी इनको जानते थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी वर्तमान में आप जो इधर देखते हैं तेलंगाना में हैदराबाद का क्षेत्र, ठीक है। तो हैदराबाद राज्य के रूप में इसकी स्थापना संस्थापक कौन था ये बताना है हमें। अराउंड 1724, ठीक है। तो ये असफ जाह, निजामुल मुल्क असफ जाह जो है, इसने इसका कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट इस सिटी का किया था, ठीक है। बेसिकली जो मुगल एम्पायर था उससे एक तरीके से इन्होंने अपने आप को सेपरेट करते हुए जो दक्कन रीजन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इसकी स्थापना की थी, है ना। जो कि आप देखेंगे इधर आपका आजादी के बाद 1948 जो ऑपरेशन पोलो हुआ था, तब तक ये प्रिंसली स्टेट के रूप में था, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो जो है लेटर मुगल्स में मोहम्मद शाह एक शासक हुआ, तो उन्होंने मुगल डायनेस्टी के खिलाफ इनकी जो मतलब उनके सपोर्ट में जो एक कह सकते हैं असाधारण क्षमता और निष्ठा दिखाई थी इन्होंने, तो उसके लिए इन्होंने ये उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने राज राजेश्वर की। इसके अलावा जैसे श्री राजाधिराज, है ना, ये भी इनकी उपाधि थी, है ना। महाराजा सवाई, ये भी उपाधि थी। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी, तो ये सभी इनसे ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एरिया सुपीरियर का है ना, यूएस का जो है करीब 82,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का है। फिर विक्टोरिया है करीब 68,800 के आसपास, बैकाल 32,000 के आसपास, और ग्रेट बियर जो है 31,000 स्क्वायर। तो 4-3-2-1 कोड बनेगा, है ना, अवरोही के हिसाब से। इन सभी लेक्स को प्लीज आप मैप पे देखिए। सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं या पर्टिकुलर एरिया है वो कई बार पूछ लिया जाता है, तो सबको मैप पे प्लीज लोकेट कीजिए। अगला है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 5 है उसमें आप देखेंगे 3 आर्टिकल हैं। भाग 5 में 148, तो ये सीएजी की पोस्ट के बारे में बताता है। अब यहाँ पे कर्तव्यों और शक्तियों की बात करें तो 149 में है ना। तो ऑप्शन बी, ठीक। तो ये 148 से आगे के जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पढ़ लीजिएगा, उसमें सीएजी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि यह किस अनुच्छेद में है कि राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दिए गए हैं 12 से 35 अनुच्छेद के बीच। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 16, जैसे आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या है कि सबके लिए समान अवसर होना चाहिए ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है, या जो भी पोस्ट निकाली जा रही है। तो राज्य का अर्थ यहाँ पे भारत सरकार, केंद्र सरकार, है ना, राज्य की सरकारें, तो सब लेवल पे अप्लाई होता है। तो अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 में है, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी
का गठन कहाँ पर किया गया था, संगठन, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर जो है इन्होंने नासिक में है ना इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो ये जो है बेसिकली कैप कैमोरिन का एरिया हो गया, कृष्णा डेल्टा ये, तो ये हमारा कोस्ट क्या है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसको पत्र लिख करके अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है? अगर कोई समय से पूर्व सुप्रीम कोर्ट का जज रिजाइन करना चाहे, जैसे इनका कार्यकाल होता है 65 ईयर्स तक का, है ना मैक्सिमम। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो 62 ईयर्स तक के होते हैं, ठीक है। अब इस समय अवधि से पहले ही अगर इनको रिजाइन करना है किसी कारणवश, तो ये रिजाइन किसको देंगे, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। इस बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बना है? बेतवा नदी पे है इसमें से जैसे राजघाट, माता टीला, परीक्षा, ये सब है ना, इसको लोकेट कीजिएगा मैप पे। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की बात है कि सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहले ये ध्यान रखिएगा वन लाइनर फैक्ट की देशेर कथा नामक पुस्तक किसने लिखी? सखाराम गणेश देउस्कर ने, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश शासनकाल है औपनिवेशिक राज्य, उसके द्वारा ब्रिटिश जो ये ब्रिटिशर्स था, शासन था, उनके द्वारा लोगों के मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी बताई गई है। तो जाहिर सी बात है लोगों को इस तरीके से अपने जाल में इन्होंने फंसाया तो इससे लंबा रूल ये कर पाए, उन्हें सबकी चेतावनी इस पुस्तक में है। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को उस समय के परिप्रेक्ष्य में प्रेरित किया, जिससे लोगों के बीच एक कह सकते हैं देशभक्ति की भावना जगे, ताकि वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम अच्छे से और जो है अपना सहयोग दे सकें। दोनों कथन ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के दौरान के इवेंट्स की कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक, उसके रेफरेंस में कौन सा एक युग्म सुमिलित है? बहुत ध्यान से देखा कि ये सही गलत क्या पूछा गया है। जो पुस्तकें यहाँ पे लिखी हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर एक पुस्तक थी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, है ना, पूरा नाम था एन इनसाइट इनटू जिन्नास लीडरशिप एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो इसके लेखक हैं रफीक जकारिया, ये ठीक है, ऑप्शन बी। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी सांस्कृतिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु किससे प्राप्त हुई? फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के कह सकते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन जो लिटरेरी थे, उसके रेफरेंस में राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी मैथिली शरण गुप्त, है ना, ऑप्शन फर्स्ट इनको। नेक्स्ट है कि जो युग में यहाँ पे लिखे हैं कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। कुछ अखबार पत्रिका पुस्तकें हैं फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के और किसके द्वारा लिखे गए, उसका संपादन किया गया। तो गलत वाला है सत्याग्रह, सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का है ना, अन्य विकल्प ठीक है। वंदे मातरम गीत जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, तो उसने आजादी की लड़ाई में भारत के लिए एक देशभक्त जो सपूत रहे उनके लिए प्रेरणा प्रदान की उनको। तो ये कहाँ पर अंकित है? तो देखिए वंदे मातरम जो गीत है मूल रूप से जो है कह सकते हैं ये आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, नॉवेल जो था 1882 में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। संस्कृत और बंगाली का एक ब्लेंड कह सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये अभी लेटेस्ट इवेंट्स की बात करें तो भारत सरकार जो है वंदे मातरम, है ना, का एक कह सकते हैं आयोजन कर रही है भारत स्तर पे, 150 साल का कुछ मना रहे हैं इवेंट ये, है ना। तो इसको भी करंट अफेयर्स के रेफरेंस में ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज चर्चा में है हाल फिलहाल तो वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा और जो करंट इवेंट्स हैं इसको भी देखिए। फिर से हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं, क्या सुमेलित नहीं है उसके राइटर के रेफरेंस में? अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक लिखा है, ये गलत है। लाला लाजपत राय, है ना, इनका लेख है ये। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में, है ना, जो निम्नलिखित पुस्तकें हैं इनसे ही संबंधित महात्मा गांधी जी से, तो इसमें से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने बांझ और वैश्या कहा था? 1908 में अपने साउथ अफ्रीका रिटर्न के दौरान जो है इन्होंने ये हिंद स्वराज लिखी थी, उसमें जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में इनके द्वारा, ठीक, ऑप्शन बी। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विटाल या फिर विताल विध्वंसक
किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो बेसिकली जो है अपर कास्ट के अगेंस्ट में जो कह सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज थी, अनटचेबल कम्युनिटी, उनके राइट्स के कह सकते हैं बढ़ाने के रूप में, उनको सपोर्ट करने के रूप में ये पुस्तक के रूप में कह सकते हैं या मैगजीन के रूप में कह सकते हैं विताल विध्वंसक की स्थापना या प्रकाशन सबसे पहले स्टार्ट किया था ये आपका जो है गोपाल बाबा वलांगकर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ईयर जो है ये करीब 1888 था, कांग्रेस की स्थापना के बाद। ठीक, देखिए ये सभी जितने भी फैक्ट्स हम छोटे छोटे बुक्स या ऑथर का देख रहे हैं या अन्य चीजें, जैसे अभी ऊपर हमने जयसिंह वगैरह के बारे में देखा, तो सभी के सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। 2025 का पेपर देखिए, उसके पीछे के पेपर्स देखिए, है ना, सब में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। अब फिर से देखिए इन युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में तहजीबुल इखलाक का प्रकाशन किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देखते हैं उसके रेफरेंस में काफी पॉपुलर है। अब हमारे पास 3 कथन है, तीनों को गौर करना है और सही को देखना है। प्लीज बहुत ध्यान से देखिए सही गलत। गंगाधर तिलक जी ने चापेकर ब्रदर्स के पक्ष में लिखने की वजह से दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किसी भी सेशन में जाने से रोक दिया था। बेसिकली तिलक जी जो है चापेकर बंधुओं की एक हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, उनके पक्ष में लिखते थे, तो इस वजह से दादा भाई नौरोजी जी ने इनको बैन किया था। कांग्रेस के जो एनुअल सेशंस होते थे उन्हें, ये 1885 के बाद से जो हर साल होते थे, हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसमें जाने से इनको रोका था। ये बात ठीक है। महात्मा गांधी ने 6 जून 1913 को इंडियन ओपिनियन का पहला अंक रिलीज किया, ये गलत है। 1913 नहीं, 1903 था ये। ठीक है, और जो है अगला क्या है कि युगांतर को भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र नाथ घोष ने पब्लिश किया था, तो ये भी ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। आपके इस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के हमारे ग्रुप्स सभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की आप तैयारी हमारे ग्रुप्स के साथ कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस है उस पर आधारित है ना, एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं आपको सिलेक्शन इंश्योर कराने के लिए। आपको पूरा स्टडी मटेरियल उस पर आधारित वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, डाउट एंड डिस्कशन की फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, है ना, इन सभी सुविधाओं से लैस ये ग्रुप होते हैं। आप इनका लाभ ले सकते हैं जल्द से जल्द एडमिशन लेकर के। हमारे इन ग्रुप्स में जुड़ने के लिए हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, किसी एक पे इनमें से आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 2025 के मेंस के ग्रुप चल रहे हैं, आपका आरओ री एग्जामिनेशन का मेंस का ग्रुप चल रहा है। हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे, ऐसे राइटिंग वगैरह के, तो इन सब का आप लाभ ले सकते हैं। सबके अलग ग्रुप चल रहे हैं, इन्हीं सेम नंबर पे कांटेक्ट करके। इसके अलावा अभी 2026 में आपका कैलेंडर आने वाला आयोग के द्वारा, आप जो है उसमें बीईओ की वैकेंसी देखेंगे आयोग के द्वारा आने वाली, आरओ की अपकमिंग वैकेंसी है। ठीक है, इन सब की भी जानकारी हमारे जो 3 मोबाइल नंबर अभी हमने दिखाए थे आपको उन पे मिल जाएगी, उनके ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बीपीएससी परीक्षा, यूकेपीएससी, अपर पीसीएस जो है ना, एमपीपीएससी, है ना, इन सब के भी ग्रुप्स हैं। अगर आप इनमें भी इच्छुक हैं तो इनके ग्रुप्स का भी आप लाभ ले सकते हैं। सेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी है, वहां से आप देख करके इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। पूरा समय है, अभी से लग जाइए, आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इतने टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी हमारे इन मटेरियल्स को यूज करके। नेक्स्ट है कि 14 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित 30वें CII पार्टनरशिप समिट, इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उसके रेफरेंस में एक समूह है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII, तो इनका एक समिट होता है ना, तो 30th एडिशन हुआ है अभी हाल ही में। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? आंध्र प्रदेश में के विशाखापट्टनम में। तो नए हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी, इन्होंने उद्घाटन किया था, ऑप्शन फर्स्ट। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में अलग से देख लीजिएगा, उनके रेफरेंस में एक न्यूज थी कि इन्होंने खाड़ी देशों में निर्बाध यात्रा को आसान बनाने के लिए अभी हाल ही में एक 1 स्टॉप यात्री प्रणाली जो है इसको मंजूरी दी है। ठीक है, तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने अप्रूव किया है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट का जो फेज है उसके लिए किन देशों को चुना गया है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें जो है UAE और बहरीन, इन दोनों को चुना गया है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो जो GCC के 6 देश हैं उनमें इंप्लीमेंट किया जाएगा इस सिस्टम को। यहाँ पे देख लीजिए, नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने 14-15 नवंबर 2025 तक किस शहर में तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव आयोजित किया है? आयोजनकर्ता कौन है?
यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए पहले एक बार। ये आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, 14 और 15 नवंबर को। भारत अब तक 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का कौन सा नंबर का सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता बन गया है? कोई यूनिक जो कह सकते हैं इनोवेशंस है ना, या चीजें बनती हैं, तो उसके लिए पेटेंट फाइल करते हैं लोग, है ना, एक अधिकार के रूप में। आगे चल करके आप जो देखते हैं जैसे जीआई टैग वगैरह, उसमें से कुछ कुछ चीजों को मिल जाता है ना, या अन्य जो चीजें। तो पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत जो है ग्लोबली है 6th पोजीशन पे। और एक ये आता है इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें रैंकिंग जो लेटेस्ट है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें इंडिया 38th रैंक पे है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? और यहाँ पे माइका की बात करेंगे। माइका का प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमने पहले बताया है। किस राज्य में ये प्रचुर मात्रा में है, जरा कमेंट करके बताइएगा नीचे। तो हाल ही में किस देश के खालिद अल एनानी ये व्यक्ति हैं, इनको जो है यूनेस्को जो कल्चरल समूह है यूएन का, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, यूनेस्को के डीजी बने हैं ये खालिद अल एनानी, जो संबंधित है मिस्र, ऑप्शन डी। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे, आर्टिकल 352 के तहत इम्पोज की जाती है। तो इस जैसे इंदिरा गांधी जी के समय में देखेंगे इसका इम्पोजिशन किया गया। तो इस दौरान जो अनुच्छेद है फंडामेंटल राइट्स बेसिकली उनकी बात करेंगे, तो उसके दौरान जो है विकल्पों में लिखे किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, उनको छोड़ करके बाकी फंडामेंटल राइट जो है इस दौरान सस्पेंडेड हो जाते हैं, यानी कि आप उसके प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते, है ना, कि हमारा कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उसको रिस्टोर करिए। इमरजेंसी में प्रोविजन नहीं लागू होते, सिर्फ 2 अनुच्छेद उसमें बच जाते हैं। कौन कौन से? 20 और 21। 20 में क्या है कि जैसे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन वगैरह होता है ना, और 21 में ये है प्रोटेक्शन ऑफ ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन 2 को छोड़ करके बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के तिरुवन्नमलाई जिले में विजयनगर साम्राज्य जो आप पढ़ते हैं, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का वगैरह, उस टाइम पीरियड के 103 पंच चिन्हित सोने के सिक्के पाए गए हैं, है ना। ये जो है कहाँ पे है? तमिलनाडु में, है ना, यहां से मिला था। ऑप्शन डी को चुनेंगे। नवंबर 2025 की न्यूज थी है। विश्व के कुछ प्रमुख बंदरगाह हमारे पास हैं और किस देश में वो स्थित है उसके बारे में क्या सुमेलित नहीं है। 11 का चाइना लिखा है, गलत है, ये रशिया हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस ठीक है। हाल ही में किस देश में वैज्ञानिकों ने आदि नर और आदि मादा रूप में एक अद्वितीय मकड़ी की प्रजाति डैम्चर्स इनाजुमा की खोज की है? तो बेसिकली मेल फीमेल दोनों के फीचर्स वाला ये कह सकते हैं स्पाइडर है। डिस्कवरी हुई थी थाईलैंड में इसकी, ऑप्शन बी। 12 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहां पर आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में हुआ ये, ठीक है, इम्फाल, मणिपुर में। इन विकल्पों में से कौन सा अभिकेंद्री यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है? सेंट्रीपिटल में क्या होता है बेसिकली कि ऐसा फोर्स जो कह सकते हैं चेंज पैदा करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो कह सकते हैं सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसको मूव करने वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीफ्यूगल में इसका ऑपोजिट हो जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, आप देखते हैं, है ना, तो ये है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल, ऑप्शन सी। अच्छा, एक चीज का आंसर बताएंगे आप कि जैसे आप लोग अपने घरों में वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल? कमेंट करके बताइए। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या है, शॉक वेव्स भी जनरेट होती हैं, लेकिन उससे पहले ये इंफ्रासाउंड जो है कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे का भी जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने इन्फोसिस पुरस्कार 2025 के लाइफ साइंस श्रेणी के लिए जो है किसको चुना है इस पुरस्कार के लिए? बेंगलुरु में एक संस्थान है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, वहां पे प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ये डॉक्टर अंजना बद्री नारायणन, इनको दिया गया था ये ऑप्शन कह रहे हैं। अवार्ड्स जो होते हैं पूछे जाते हैं, आज ये जो स्पेशली इस तरीके के आजकल अवार्ड दिए जाने लगे हैं, मेनली एनवायरनमेंट के रेफरेंस में, मेडिकल साइंस में, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई।
इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच विद नेगोशिएशन या मीडिएशन कह सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का था इसमें, ठीक है। तो उसमें जो इंडस रिवर सिस्टम में रावी, सतलज और ब्यास ईस्टर्न रिवर्स हैं, इसका एलोकेशन हुआ इंडिया के नाम, और जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम और चिनाब, ये हुआ पाकिस्तान को। तो इसमें तीसरा रिवर कहां से आ गई? ठीक, 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को मानव एवं जैवमंडल परिषद, है ना, ये इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं ग्रुपिंग है, इसके अध्यक्ष के लिए, है ना, ये चुना गया है ओमान को, ऑप्शन डी। ये भी पूछ सकते हैं इसमें कि यूनेस्को कौन सा जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके दौरान इसको चुना गया ओमान को, तो ये 43rd था जो है उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है इनको यहाँ पे। नेक्स्ट है 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको अलग से पढ़िएगा, किसके प्रोटेक्शन से संबंधित है ये हमें आप कमेंट करके भी बताएंगे। तो इसके पक्षकारों की 37वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये नैरोबी में हुई थी, अफ्रीका में है जो, केन्या में, ऑप्शन सी। अगला है वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली संरचना जो सबसे पहले बनी, है ना, किस भवन में पाई जाती है? दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड का मॉन्यूमेंट है ये, बलबन का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है मेहरौली एरिया में। तो उसमें जो कोई आप देखते हैं बिल्डिंग आजकल जो स्थापत्य में, तो आर्क वाली संरचना, ठीक है, जो डोम बनता होता है और उसी में से आर्क बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली संरचनाएं जो है कहाँ पे बनी? सुल्तान बलबन के मकबरे में। कृषि तथा सेवाओं के क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों से संबद्ध हैं? पहले भी हमने बताया है कि इकोनॉमी के जो हमारे सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी प्राइमरी होती है, सर्विसेज वाली टर्शरी होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा ना इसमें। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपनी पहली ऑल वुमन ड्रोन यूनिट, जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, इसका अनावरण किया है किस सिक्योरिटी फोर्स ने? इसको देख लीजिए, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने आज का वीडियो कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को जो मैप वाले हैं उसको मैप पे देखिएगा, बाकी क्वेश्चंस के जो संबंधित फैक्ट्स हैं उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हमारे पेड ग्रुप में आप होंगे तो चीजें ऑलरेडी दी गई हैं, आप उसको रिवाइज करें। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी पेड ग्रुप्स की, हमारे ग्रुप्स अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं इसमें एडमिशन लेकर के अपने सिलेक्शन तक की लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए जाएंगे, और बीच में भी मैंने बताए थे, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। यूपीपीसीएस के किसी भी एग्जाम के लिए हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इन सब के एग्जामिनेशन के भी ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। आप इसमें भी इच्छुक हैं तो जानकारी मिल जाएगी आपको, सेम नंबर पे सबके ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप एडमिशन लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।